वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टेट में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 28 नवंबर को, उसके लिए साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री के मैराथन सेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे फिज़िक्स के मैराथन सेशन चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और आज की क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में बुआंट फोर्स क्या होता है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो यूपी टेट वाले बच्चे हैं, मेरी उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये एडवांस साइंस तो देखनी ही देखनी है, उसके अलावा जो रात में सीटेट की साइंस की क्लास चलती है वो भी ज़रूर देखनी है, क्योंकि वहाँ से भी 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके, क्योंकि बेसिक साइंस जो है वो वहाँ से कवर अप हो जाएगी। उसके अलावा ये क्लासेस तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और जब जैसे ही ये क्लासेस ख़त्म होंगी उसके बाद में SCRT की जो 6, 7, 8 की बुक है यूपी की, उसका समराइज़ आपको करा दूंगी। तो इस तरह से आपकी यूपी टेट की तैयारी भी एकदम बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं क्या होता है प्रेशर, दाब। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका फोर्स जिसको हम हिंदी में बल बोलते हैं, और एक होता है प्रेशर। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फोर्स जो होता है ना, जो बल होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में लगता है। जैसे अगर मुझे कोई बॉक्स है एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है, तो मैंने इधर की तरफ फोर्स लगाया। हो सकता है उस बॉक्स को मुझे ऊपर उठाना हो, तो मैंने नीचे से फोर्स लगाया, है ना। उस बॉक्स को हो सकता है मुझे इधर से उठाना है, टेढ़ा उठाना है, मतलब मैं किधर से भी उस पर क्या हो सकता है, बल लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए। तो वो तो आपका सिंपल क्या कहलाएगा, जब मैं किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहते हैं, उसको धकेल रही हूँ, उसकी पोजीशन चेंज कर रही हूँ, तो वो तो आपका फोर्स है, बल है, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर परपेंडिकुलर, लंबवत, ऊपर से सीधा या नीचे से सीधा, कहने का मतलब जब मैं परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाऊंगी, उसको धकेलूंगी या उस पर कुछ भी मैं उसके पोजीशन में चेंज करूंगी, परपेंडिकुलर उस पर बल लगाऊंगी, तो वही फोर्स आपकी क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। जैसे डायग्राम में दिख रहा है, ये पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट का एरिया है, क्षेत्रफल है, और जब इस एरिया पर मैं परपेंडिकुलर, सीधे ऊपर की तरफ से परपेंडिकुलर लंबवत फोर्स लगा रही हूँ, बल लगा रही हूँ, तो वही मेरा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। और प्रेशर हमेशा लंबवत परपेंडिकुलर कार्य करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कूली होते हैं वो अपने सिर पर बोझा उठाते हैं, है ना। तो वो जो बोझा उठाते हैं वो उनके ऊपर सीधा परपेंडिकुलर जो है फोर्स लगा रहा होता है, और वही क्या होता है, उस समय प्रेशर होता है, क्योंकि वो लंबवत कार्य कर रहा है किसी क्षेत्रफल पर, किसी एरिया पर। अब इसकी डेफिनेशन देखें, यदि किसी सतह या क्षेत्रफल पर उसके लंबवत कोई बल, आकार या कार्य करता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर, तो वही जो बल है उस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही हम दाब कहते हैं। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। इस एरिया में जितना फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, लंबवत लग रहा है, वही क्या है, यहाँ पर प्रेशर है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स जो आप लगा रहे हैं और जिस एरिया में आप वो फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, जिस क्षेत्रफल में, वही आपका प्रेशर है। और प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर भी और एरिया पर भी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी, जितना ज़्यादा बल होगा, उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन ये एरिया क्षेत्रफल के उल्टा काम करता है। अगर एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। इसीलिए तो क्या करता है, जो कुली होता है वो अपने सिर पर एक कपड़ा बांध लेता है, ताकि जो उसका एरिया है, जो उसका क्षेत्रफल है, वो बढ़ जाए। और एरिया बढ़ने से क्या होता है, प्रेशर जो है, जो ऊपर से लग रहा है परपेंडिकुलर, वो कम हो जाता है। और इसीलिए जो चाकू होता है, नाइफ होता है, वो आपने देखा होगा, उसकी जो धार होती है वो बहुत पतली होती है। तो वहाँ पर जो एरिया होता है वो हम कम कर देते हैं, क्षेत्रफल हम कम कर देते हैं, ताकि जो प्रेशर है वो बढ़ जाए और जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, वो आसानी से कट जाए। तो समझ में आया,
प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पर भी और एरिया पर भी। जितना ज़्यादा फोर्स बल होगा उतना ही प्रेशर होगा, उतना ही दाब होगा, लेकिन जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर जो दाब है वो कम होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो सेंटेंस में फ्रेम कर कर ये बात आपसे पूछी जा सकती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है वो है इसके एसआई मात्रक, जो इसका यूनिट होता है आपका प्रेशर का, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स अपॉन एरिया होगा। न्यूटन का मात्रक फोर्स बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, है ना, और एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका मात्रक एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल, जिसको हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एसआई। तो जो प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की यूनिट होती है, वो होती है आपकी पास्कल। इसके अलावा याद रखना है ये भी आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और हर वीडियो में मैंने समझाया है, चाहे वर्क एनर्जी हो चाहे पावर हो, कि कौन सी आपकी जो है स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। और एक बार मैं बाद में भी सारा बता दूंगी कि कौन सी स्केलर है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो दाब है, ये जो प्रेशर है, याद रखिएगा ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी आपकी अदिश राशि ही होती है। ठीक, देखिए प्रेशर का एक सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट होता है, वो क्या होता है? बैरी होता है। तो इस तरह से जो प्रेशर है, जो दाब है, उसके 3 यूनिट होते हैं। एक तो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा यूनिट होता है इसका पास्कल, और तीसरा यूनिट होता है इसका बैरी। और ये भी याद रखेंगे जो प्रेशर है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं कि क्यों ये कहा जाता है, जो एक पर्सन दलदल में, दलदली क्षेत्र होता है, उसमें अगर कोई पर्सन फंस जाता है तो उससे लेटने के लिए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लेटने से क्या होगा, वो अपने शरीर का एरिया, जो क्षेत्रफल है, वो बढ़ा लेगा। और जब एरिया बढ़ जाएगा तो मैंने समझा दिया है, प्रेशर वहाँ पर जो उसके ऊपर कार्य कर रहा है वो कम हो जाएगा और वो दलदल के अंदर जो है फंसेगा नहीं। तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि वो लाई डाउन हो जाए, ताकि जो एरिया है वो बढ़ जाए और जो प्रेशर है वो वहाँ पर डाउन हो जाए, कम हो जाए, इस तरह से। ठीक है, देखिए जो हमने देखा होगा, जो कील होती है वो ऊपर से तो इस तरह से उसका एरिया, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है, लेकिन नीचे से वो बहुत नुकीली होती है। उसका जो एरिया होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है, वो कम होता है। और जब एरिया कम होता है तो जो दाब है, जो प्रेशर है, वो ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से जो कील होती है वो आसानी से जहाँ पर भी हमें उसको लगाना होता है वो आसानी से उस सरफेस पर लग जाती है। तो ये सारा रिलेशन होता है प्रेशर का, एरिया का। ठीक है, अब यहाँ पर नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो क्या जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, क्या वो भी बढ़ जाता है? और यही क्वेश्चन रीट में पूछा गया था और ये आगे भी हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देती हूँ तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है इसको समझ लीजिए। एज द प्रेशर अप्लाइड टू द लिक्विड सरफेस इज इंक्रीज, जैसे ही जो लिक्विड में है और मैं वहाँ पर प्रेशर बढ़ाती हूँ तो जो एनर्जी होगी नीडेड फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल टू एक्सपैंड टू गैस फेस ऑल्सो इंक्रीज। देखिए जो लिक्विड है, जब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ाते चले जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है? वो 100 डिग्री पर क्या होता है, वो वेपर में बदलने लगता है, वो आपका वाष्पन होने लगता है। और जब वो पूरी तरह से वाष्पन हो जाता है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा, जब हम बॉयल करते हैं तो लिक्विड हमारा भाप में बदलने लगता है ना। तो वो जो लिक्विड भाप में बदल रहा होता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो कण होते हैं, उनको फैलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो जो प्रेशर जब ज़्यादा जा रहा है और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसके लिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। Hence a higher temperature is required to change liquid to gas phase। जब हमें लिक्विड को गैस में बदलना है तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो उसके कण हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, उनको फैलना है, उनको एक्सपैंड होना है, और जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और इसीलिए फिर हमें ज़्यादा तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। और फिर क्या होता है, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, सीधी सी बात है, वो भी बढ़ेगा, तभी तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए जो प्रेशर होता है उसके साथ क्या होता है,
जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाता है, तभी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड से गैस में जो है वो आपका परिवर्तित होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी आपका बढ़ जाएगा। अब हम समझेंगे क्या होता है हमारा वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, और जो नॉर्मल प्रेशर होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो हवा की परतें, जो वायु में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसमें जो हवा की लेयर्स हैं, वो जो एयर की लेयर्स हैं, वो जो प्रेशर लगाती हैं नीचे किसी एरिया पर, वही जो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। और नॉर्मल प्रेशर जो होता है वो हम इंक्रीज करते हैं या हम लगा रहे होते हैं, या किसी सब्सटेंस के थ्रू हम जो प्रेशर बढ़ा रहे होते हैं, तो वो तो नॉर्मल प्रेशर है। लेकिन जब एयर की जो लेयर्स हैं वो नीचे की तरफ जो प्रेशर लगा रही होती हैं किसी एरिया पर, वैसे तो पूरी अर्थ पर लगा रही हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे कि उस एरिया पर जितना प्रेशर लग रहा होगा वही ओवरऑल सब जगह लग रहा होगा। तो जब पर्टिकुलर एरिया पर जो एयर की लेयर होती हैं वो जब प्रेशर लगाती हैं लंबत, तो वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। धरती की एक निश्चित इकाई, हम पूरी धरती तो लेंगे नहीं, हम उसका कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे या क्षेत्रफल ले लेंगे, और उस पर जो वायुमंडल की सभी परतें द्वारा पड़ने वाला दाब, उस पर जो जितनी भी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर की, उस सर्टेन यूनिट पर जितना प्रेशर लगा रही हैं, वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। अब इसको कितना माना जाता है, इस डायग्राम से आप समझेंगे। एक ये सब्सटेंस लिया है, इसमें मरकरी भरी हुई है, और कितनी ऊंचाई तक भरी हुई है, 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम तक उसको भरा जाता है। और अब इस पर जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर माना जाता है कि जो वायु होती है वो नीचे की तरफ लगाती है। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह दाब होता है जो मरकरी के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। तो देखिए, ये तो पता चल गया कि जो एयर की लेयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही हैं, लेकिन वो कितना लगा रही हैं, तो उसको बताया गया है कि जब हम किसी सब्सटेंस में मरकरी भरते हैं और उस कॉलम में जितनी 76 सेंटीमीटर तक मरकरी जो भरी हुई है, और उसके बाद जो प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा होगा, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे में भी आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वह दाब है जो मरकरी के पूछा गया था कितने कॉलम के भार के बराबर होता है, तो ये मरकरी के 76 सेंटीमीटर कॉलम के भार के बराबर होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो मिलीमीटर में हो जाएगा ये 760 मिलीमीटर हो जाएगा, है ना। और अगर इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29.92 इंच। तो इस तरह से ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जितनी ऊंचाई होती है मरकरी की 76 सेंटीमीटर तक, अगर वो किसी कॉलम में भरी है। देखिए, जो इसका एसआई यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट होता है बार। देखिए, प्रेशर का जो यूनिट था वो था पास्कल या फिर आपका बैरी, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो बार होता है। और जो एक बार होता है वो आपका 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है, इसको ही हम पास्कल बोलते हैं, पीए। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं जो रीट में बन जाए। एक बार कितने के बराबर होता है, तो एक बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10⁵ पास्कल के बराबर होता है आपका एक बार। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायु दाब होता है, इसको हम सेंटीमीटर में, जैसे लिखा था 76 सेंटीमीटर, या हम इसको इंचज़ में, या हम इसको मिली बार में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। जो आपका वायु दाब है, या तो वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या इंचज़ में या मिली बार में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों लिखे हुए हैं। देखिए, 76 तो सेंटीमीटर में होगा, और मिलीमीटर में बात करी जाए तो वो आपका 760 मिलीमीटर हो जाएगा। और अगर आपकी इसमें इंचज़ में बात करी जाए तो ये कितना होगा, 29.92 इंचज़ होगा। और अगर मिली बार में पूछा जाए तो वो 1013.25 मिली बार होगा। ये सब जब आप नोट बना रहे होंगे तो उनमें अच्छे से लिख लीजिएगा कि 76 को ही कन्वर्ट करा गया है, इंचज़ में इतना होगा और आपका मिली बार में ये इतना होगा। अब जो वायुमंडलीय दाब है
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको किस चीज़ से मापा जाता है, किससे हम उसको मेज़र करते हैं, तो वो होता है आपका बैरोमीटर। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किससे मेज़र करते हैं, तो हम वो आपके बैरोमीटर से मेज़र करते हैं, और ये कुछ इस तरह का आपका बैरोमीटर होता है। अब यहाँ पर बैरोमीटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। व्हेन द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर फॉल सडनली, एकदम से अगर बैरोमीटर की रीडिंग गिरेंगी तो पॉसिबिलिटी होगी किसकी, थंडर स्टॉर्म की, आंधी आने की, तूफान की आने की संभावना होगी। तो क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी बार बना भी है कि बैरोमीटर में अगर एकदम से उसकी रीडिंग गिरती है तो क्या हो सकता है, तो वहाँ पर आंधी, थंडर स्टॉर्म आने की संभावना हो सकती है। जब धीरे धीरे जो उसकी रीडिंग है नीचे गिरती है तो वर्षा आने की संभावना होती है। व्हेन इट स्लोली फॉल डाउन देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। तो जब धीरे धीरे जो उसकी रीडिंग है, पाठ्यांक है, वो नीचे धीरे धीरे गिरेगा तो पॉसिबिलिटी होगी वर्षा की, रेन की। लेकिन जब वो धीरे से नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन स्लोली, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर डे। बिल्कुल साफ दिन होगा। अगर वो हल्का ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है बार बार, अगर इस तरह से आपकी रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब होता है आज बिल्कुल क्लियर डे होगा, साफ दिन होगा। ठीक है, अब एक बात और समझिएगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कौन लगा रही हैं, जो एयर में लेयर हैं, लेयर्स होती हैं वायु की, वो उस पर प्रेशर लगाती हैं नीचे की तरफ, वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी, आप खुद ही सोचिए, तो ये जो लेयर हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं। सपोज मैंने माना 5 लेयर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लेयर हैं, तो यहाँ पर पाँचों लेयर बल लगा रही हैं, पाँचों लेयर जो हैं वो प्रेशर लगा रही हैं। ठीक है, बल नहीं बोलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो पाँचों लेयर इस पर प्रेशर लगा रही हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँच गई, ऊपर चली गई, तो इस समय इस पर 3 लेयर प्रेशर लगा रही हैं। तो प्रेशर ऊपर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, तो ऊपर अगर मैं जाऊंगी, अगर मैं हाइट पर जाती हूँ तो जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं नीचे थी तो 5 लेयर मेरे ऊपर प्रेशर लगा रही थी, लेकिन जब मैं ऊपर चली गई तो मेरे ऊपर 3 लेयर प्रेशर लगा रही हैं, तो सीधी सी बात है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही बात लिखी है, अर्थ की सतह से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका कम हो जाता है, जिसके कारण माउंटेन पर जो खाना बनाते हैं हम, उसको बनाने में कठिनाई होती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनको कुकर में ज़्यादा सीटियां लगवानी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं वो कम प्रेशर लगाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ खाना बनने में थोड़ी आपकी देरी आती है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए, इसके बाद हम और थोड़ा समझेंगे कि किस तरह से जो वायुमंडलीय दाब है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब सभी क्षेत्रों पर एक जैसा नहीं होता। जैसे पहाड़ों पर अलग है, स्थल एरिया पर अलग है ना, तो ये सभी जगह सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर, एक ऊंचाई पर, हाइट पर, एक आपका टेम्परेचर, तापमान पर, और एक आपका ग्रेविटेशन पर, गुरुत्वाकर्षण पर। तो इन चीज़ों पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है। हाइट पर कैसे डिपेंड करता है ये मैंने अभी समझाया। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगी तो जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटता चला जाएगा, क्योंकि जो वायु की परतें होती हैं वो नीचे सबसे ज़्यादा होती हैं और ऊपर जाने पर वो कम होती चली जाती हैं। ठीक है, एज द हाइट इंक्रीज द एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज द हैवी एयर लेयर रिमेन्स डाउन। जो हैवी लेयर्स होती हैं वो डाउन होती हैं और मैं ऊपर चली जाती हूँ, तो सीधी सी बात है लेयर कम हो गई हूँ, और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाऊंगी, जो मेरा प्रेशर है वो आधा हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर मैं नीचे से 5 किलोमीटर ऊपर चली जाती हूँ तो उस समय जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आधा रह जाएगा, और अगर मैं 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर चली जाती हूँ तो प्रेशर जो है वो 25 रह जाता है, मतलब 1/4 रह जाएगा। और लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर जाने पर जो मेरा वायुमंडल दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ना के बराबर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कितने ऊंचाई पर जाने पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगभग 0 हो जाएगा। तो 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो प्रेशर है वो लगभग 0 हो जाएगा, और 11 किलोमीटर
पर 25 का मतलब है 1/4 रहेगा वो, ठीक है। और इस तरह से प्रेशर कार्य करता है और 5.4 में लगभग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका आधा हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पर निर्भर करता है। जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर जो हवा गर्म होकर फैल जाती है, जिसके कारण वहाँ कम वायु दाब होता है। मैं समझा देती हूँ क्या कह रहा है ये। देखिए, हवा जितनी भारी होगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हवा भारी है तो नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर लगाएगी वो, है ना। और अगर हवा हल्की होगी, एयर हल्की होगी, तो सीधी सी बात है ऊपर से नीचे जो प्रेशर लगेगा वो भी कम हो जाएगा। अब होगा क्या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, जो कण हैं, वो पास पास हैं, लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो कण हैं, वो दूर दूर हो जाएंगे हवा के, और जिसकी वजह से हवा जो है वो हल्की हो जाएगी। और जब हवा हल्की हो जाएगी, जो प्रेशर है वो सीधी सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कम लगेगा। तो याद रखिए, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो जो हवा में जो कण हैं वो फैल जाते हैं, क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, दूर दूर हो जाएंगे, है ना। जब उनको हीट करेंगे, जो कण पास पास थे वो दूर हो गए, वो फैल गए, और जिसकी वजह से वो हल्के हो जाएंगे। और हल्के होने की वजह से जो आपका वायु दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। रटने जैसा कुछ नहीं है, समझ में आ गई बात तो कभी नहीं भूलेंगे। एट द प्लेस वेयर द टेम्परेचर इज हाई, द एयर गेट हीटेड एंड स्प्रेड, ड्यू टू विच देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। देखिए, जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हवा का घनत्व, जो हवा की डेंसिटी है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो मास पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है डेंसिटी, जो घनत्व होता है। जब हवा भारी होगी, उसका घनत्व ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है वहाँ पर प्रेशर जो है ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो ये यही कह रहा है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर लो होगा, तो जो एयर की डेंसिटी है, हवा का घनत्व है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो भारी हो जाएगी, और जो प्रेशर है वो भी आपका हाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर पूछा जाए गर्मियों में प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज़्यादा होगा या ठंड में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो गर्मियों में हवा, सीधी सी बात है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो हल्की होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। लेकिन ठंड के समय पर जो डेंसिटी होगी हवा की वो भारी होगी, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा। समझ में आ गई। देखिए, जो भूमध्य रेखा होती है, जो आपका इक्वेटर होता है अर्थ में बीच में, वो वहाँ पर लगभग जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 25 23 अप्रॉक्स इतना रहता है वहाँ पर। मुझे सही से एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कितना है, 25 प्लस ही रहता है। मतलब हीट अच्छा खासा, मतलब गर्म टेम्परेचर रहता है आपका इक्वेटर पर। इक्वेटर पर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सूर्य, क्योंकि सूर्य की यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो सन की रेज होती हैं, वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपका ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है, जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो हल्की हो जाती है, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो जो वायु दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा इक्वेटर पर। तो क्वेश्चन पूछे कि इक्वेटर पर प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक या कम होता है, तो वो आपका कम होगा। लेकिन अगर मैं ध्रुवों की बात करूँ, पोल्स की बात करूँ अर्थ के, चाहे वो आर्कटिक रीजन हो चाहे आपका अंटार्कटिक रीजन हो, तो यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो एयर की डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो भारी होगा, और जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पोल्स होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो यही सारी बात थी जो आपको प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करके याद रखनी थी कि प्रेशर इन लिक्विड क्या होता है, द्रव में दाब क्या होता है। सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड भरा है, ठीक है। लिक्विड कोई भी हो सकता है, तेल हो चाहे आपका पानी हो, लिक्विड भरा है, ठीक है। अब जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ किसी पर्टिकुलर एरिया में, वैसे तो सब जगह प्रेशर लगाएंगे, लेकिन जब मैं डेफिनेशन की बात करूँगी, उसको बताना है, तो मैं क्या बताऊँगी, मैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया उठा लूँगी, पर्टिकुलर जगह, क्षेत्रफल उठा लूँगी, और उस क्षेत्रफल में जो पानी के मॉलिक्यूल, प्रेशर तो हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत कार्य करता है, तो जो पानी के मॉलिक्यूल उसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ और साथ में उसकी दीवारों की तरफ जो प्रेशर, फोर्स लगा रहे होंगे, बल लगा रहे होंगे, वही आपका क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक
प्रेशर इन लिक्विड कहलाता है, द्रव में दाब कहलाता है। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों और तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम द्रव का दाब कहते हैं। जो फोर्स लग रही है पानी के कणों मॉलिक्यूल द्वारा उस फ्लूइड पर, उसके सरफेस पर, उसकी किनारों पर और साथ में उसके नीचे वाले फ्लोर पर, वही फोर्स, वही बल क्या है आपका प्रेशर इन लिक्विड है, द्रव में दाब है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी कंटेनर की दीवारों पर फोर्स लगाया जा रहा है पानी के कणों द्वारा और उसके नीचे तली, उसके नीचे फ्लोर पर भी जो फोर्स लगाया जा रहा है पानी के कणों मॉलिक्यूल द्वारा, वही जो प्रेशर है पानी के अंदर वाला प्रेशर होता है और उसे ही हम प्रेशर इन लिक्विड बोलते हैं। याद रखिएगा, ये 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो होता है आपका डेप्थ, गहराई पर, और दूसरा होता है आपका घनत्व, डेंसिटी पर, और तीसरा होता है आपका गुरुत्वीय त्वरण पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। कैसे डिपेंड करता है मैं अभी समझा दूंगी, लेकिन पता ये होना चाहिए अगर एग्जाम में आए कि जो लिक्विड इन प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है, कहाँ वो ज़्यादा होगा, किन चीज़ों पर वो निर्भर करता है। तो याद रखेंगे वो ऊंचाई पर, उसकी जो गहराई है, हाइट पर, वो उस पर डिपेंड करेगा। साथ में उसका जो पानी जिस लिक्विड का में वो रखा है उस लिक्विड का क्या घनत्व है, क्या डेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, गुरुत्वीय त्वरण होगा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगा आपका प्रेशर होगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अगर एग्जाम में आ जाए गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल फोर्स को दुगना कर दिया जाए तो याद रखेंगे प्रेशर भी दुगना हो जाएगा। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जितना नीचे आते हैं उतनी ज़्यादा होती है ना, और वो जितना बढ़ेगा मतलब इसका मतलब और आप नीचे आ रहे हैं तभी तो आप जो है वो प्रेशर जो है नीचे की तरफ, जो गुरुत्वाकर्षण एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जितना आप नीचे आएंगे वो ज़्यादा होगा, और जब वो ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है आपका जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगा, चाहे लिक्विड की बात करी जाए चाहे आपकी नॉर्मल प्रेशर की बात करी जाए। तो याद रखेंगे ये जो प्रेशर होता है वो 3 चीज़ों का गुणनफल होता है। एक तो आपका हाइट का, एक आपका डेंसिटी का, घनत्व का, और एक आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, त्वरण का। ठीक है, लेकिन जो बात मेन याद रखनी है एक और, वो ये है कि ये जो प्रेशर होता है लिक्विड में, ये इस कंटेनर के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। द्रव का जो दाब है वो बर्तन, जिस बर्तन में वो रखा है उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स साइज एंड शेप। ये वाली बात याद रखनी है। इसकी बॉटल का चाहे ये इस साइज़ की हो, चाहे देखिए इसकी शेप ऐसे हो, इससे मैटर नहीं करता प्रेशर। प्रेशर जो मैटर करता है लिक्विड में वो आपका डेप्थ गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, और आपकी जो डेंसिटी है उस पानी की, घनत्व है, उस पर डिपेंड करता है। कंटेनर का साइज़ क्या है या उसकी आकृति क्या है उस पर डिपेंड प्रेशर नहीं करता। ये बात आप याद रखेंगे लिक्विड के अंदर। ठीक है, उसके बाद 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। प्रेशर कैसे डेप्थ पर डिपेंड करता है, कैसे गहराई पर डिपेंड करता है। जितना आप इसकी तली के नीचे होंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पानी जो है वो ज़्यादा होगा और उसका भार ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नीचे जो है प्रेशर और भी बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, इसका फ्लो है वो बहुत तेज़ी से है। और यहाँ पर प्रेशर थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर पानी का भार कम है तो कम प्रेशर लगेगा। और यहाँ पर तो पानी इतना सही रह गया तो उसका भार और भी कम है तो यहाँ पर प्रेशर और भी कम है। तो प्रेशर जो है ऊपर जितना भी हम तली से, इसकी तली से गहराई से जितना ऊपर की तरफ चलते चले जाएंगे, पानी में जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। और जितना ही हम गहराई के निकट आते चले जाएंगे, पानी में जो प्रेशर है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि पानी बढ़ता चला जाता है, उसका वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जब वेट ज़्यादा है, उसका भार ज़्यादा है पानी का, तो नीचे की तरफ प्रेशर, सीधी सी बात है, वो भी ज़्यादा होगा। और पहले पॉइंट में यही लिखा है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समान अनुपाती होता है। अर्थात अगर आप गहराई को बढ़ाते हैं, जितना मैं नीचे आती चली जाऊंगी, मेरी गहराई जितनी बढ़ती चली जाएगी तो जो मेरा द्रव में प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जो गहराई बढ़ती है ऊपर के द्रव का भार जो है वो भी बढ़ जाता है। ये जो पानी है वो ज़्यादा होता चला जाएगा और इसका जब वेट बढ़ेगा, इसका भार जब बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है जो तली है नीचे, जितनी आप डेप्थ में जाएंगे वहाँ पर भी प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता चले जाएगा। द प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड इज़ प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट प्लेन, दैट इज़
प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग डेप्थ बिकॉज वेट ऑफ द फ्लूइड अबव इंक्रीज विच इंक्रीज द डेप्थ, है ना। उससे क्या होगा, डेप्थ जो है उसमें जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो पानी का भार है वो भी बढ़ता चला जाता है। एक बात और इसमें जो सेकंड पॉइंट में बताई है वो ये बताई है, जब पानी स्टेशनरी सिंपली भरा रखा है तो वो स्थिर अवस्था में है, उसमें अगर मैं किसी बिंदु पर छेद कर दूंगी सब जगह समान, मतलब समान डेप्थ पर, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं समान डेप्थ पर 3 बिंदुओं में 3 होल करे गए इसमें, तो इसमें ये देखा गया तीनों जगह प्रेशर क्या हुआ, समान हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है वो प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, अर्थात एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में जो प्रेशर होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर जब एक ही गहराई में 3 होल करे गए, 3 छेद करे गए, तो तीनों में ही प्रेशर समान था। तो यही बात याद रखनी है, प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन स्टेशनरी फ्लूइड सभी डायरेक्शन में वो क्या होगा, इक्वल होगा, समान डेप्थ पर। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जैसे हाइट पर अभी हमने देखा जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, सेम ऐसे ही ये घनत्व पर भी डिपेंड करता है, डेंसिटी पर भी निर्भर करता है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। द प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट अ पॉइंट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द प्रेशर, द हायर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड हायर इट, उसका प्रेशर होगा एट एनी डेप्थ, किसी भी गहराई पर। जैसे यहाँ पर समझाया भी है, देखिए जो पानी है, पानी का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, किससे, कुकिंग ऑयल से। इसलिए जो पानी में प्रेशर है किसी पॉइंट पर, आप देखेंगे इसकी यहाँ पर जो फ्लो है वो काफ़ी दूर तक गया है और इसका फ्लो जो है यहाँ तक ही गया है। इसका मतलब जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो घनत्व होता है वो क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान। मास क्या होता है, द्रव्यमान। तो जो आपकी डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो मास द्रव्यमान पर डिपेंड करती है। और जो इसका मतलब जिसका भार ज़्यादा होगा, जिस जिस सब्सटेंस का भार ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, घनत्व ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए किसी बिंदु पर पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा या उसी सेम जगह के बिंदु पर ऑयल में प्रेशर ज़्यादा होगा, तो याद रखेंगे पानी में प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। और समान बिंदुओं पर अगर होल कर दिए जाएं तो क्या सब जगह प्रेशर सेम होगा? जी हाँ, सब जगह प्रेशर सेम होगा। और याद रखेंगे जितना हम गहराई से ऊंचाई पर जाएंगे जो प्रेशर है वो कम होता चला जाएगा। और प्रेशर आपका गुरुत्वीय त्वरण पर भी डिपेंड करता है, जितना भी आपका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता चला जाएगा, याद रखेंगे प्रेशर भी आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो था आपका द्रव में प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में आपका प्रेशर क्या होता है। अब हम समझेंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है? ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ब्लेस पास्कल, और उन्होंने ही अपने नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने अपने पहले कथन में, नियम के पहले कथन में क्या कहा, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं है, हमने माना ग्रेविटेशन है ही नहीं, है ना। गुरुत्वाकर्षण जो होता है, जो हमें रोक कर रखता है पृथ्वी पर, पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींचती है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक बार के लिए ये मान लिया जाता है कि वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट हम एज्यूम करेंगे कि वो नेग्लिजिबल है, वो है ही नहीं। तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दबाव होगा वो समान होगा। तो याद रखेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट में प्रेशर एट ईच पॉइंट विद इन द फ्लूइड इज इक्वल। उसमें चाहे आप यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे आप यहाँ हो, सब जगह प्रेशर सेम होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, आपका जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो आपका ज़ीरो होना चाहिए। अगर ऐसी बात है और पानी संतुलन की अवस्था में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, तो प्रेशर जो है ईच पॉइंट विद इन द फ्लूइड इज़ इक्वल, हर जगह प्रेशर जो है, जो आपका दाब है वो बराबर होगा। ये बात याद रखनी है, ये है पहली नियम। दूसरा नियम, दूसरा कथन क्या कहता है इनके नियम का, वो ये कहता है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर
applied on the confined liquid is distributed or transmitted eventually throughout the liquid in all direction। कहने का मतलब क्या है, इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये कहता है कि अगर किसी बर्तन के अंदर बंद द्रव भरा है, जैसे इसमें जो है अंदर इसके लिक्विड भरा है, और मैंने इस जगह से यहाँ पर प्रेशर बल लगाया है ना, बल लगाया किसी भाग पर, तो उसमें क्या होगा, जो प्रेशर है वो ऐसा नहीं है सिर्फ उतने ही जगह पर लगेगा जितना मैंने इस जगह पर बल लगाया, नहीं, तो जो प्रेशर होगा ना वो सभी जगह पर लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखिए इतनी सी जगह पर मैंने बल लगाया, फोर्स तो मैंने इतनी सी जगह पर लगाया, लेकिन जो प्रेशर है वो सब जगह पर लगेगा। ये जो बल है, ये प्रेशर जो है सब जगह पर लगाएगा, और जिसकी वजह से ये कार उठ जाएगी। और इसी पास्कल के नियम पर आपके जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं, जो आपकी स्टेपनी आप करते हैं, कार ख़राब हो जाती है, वो सब भी इन्हीं पर काम करती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, वो सारे आपके पास्कल के नियम पर ही काम करते हैं। क्यों? पास्कल का नियम यही कहता है, अगर किसी जगह फ्लूइड है और वो स्टेशनरी है और वो उसमें भरा हुआ है, और वहाँ पर अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, तो वो फोर्स पर्टिकुलर किसी एरिया पर काम नहीं करेगी, वो फोर्स उस सारे लिक्विड में काम करेगी, वो सब जगह प्रेशर लगाएगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो दूसरी जगह है, जो भारी वस्तु है, वो यहाँ पर कम प्रेशर कम फोर्स लगाने पर भी क्या होगा, वो उठ जाएगी, जैसा होता भी है। हम क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये इंसान एक फोर्स लगा रहा है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, लेकिन फिर भी ये कार जो है वो उठ गई। उसके पीछे पास्कल का ही नियम है, क्योंकि पास्कल का नियम यही कहता है कि अगर ग्रेविटेशनल इफेक्ट नगण्य मान लिया जाए तो प्रेशर हर बिंदु पर सेम होगा, और जब प्रेशर हर बिंदु पर सेम होगा, अगर मैं थोड़ी सी जगह पर भी फोर्स लगाऊंगी तो उस फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो भी पानी में हर जगह होगा, और वो सब जगह से बराबर फोर्स वहाँ पर कार्य करेगी, तो प्रेशर सब जगह कार्य करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो भारी वस्तु है वो भी आपकी उठ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण से संचरित कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का परिमाण का मैग्नीट्यूड है, अगर 10 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई है, तो ये 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह ये जो फोर्स होगी वो 10 न्यूटन की होगी। इससे मैटर नहीं करता कि आपने छोटी सी जगह से फोर्स लगाया है तो क्या वो छोटी सी जगह में ही कार्य करेगा, नहीं, वो इस पूरे पानी में ही होगा, वो भी 10 न्यूटन होगा। तो यही आपका पास्कल का नियम है, और इसी नियम के आधार पर हम बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं बड़ी आसानी से उनको उठा देते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, और जैसे आप स्टेपनी देखते हैं कार में, जब उसको चेंज करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है। आप थोड़ा सा वर्क करते हो और आपकी कार जो है वो ऊपर उठ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पास्कल का नियम चलता है, और पास्कल का नियम यही कहता है, आप जिस एरिया में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स सब जगह जो है बराबर काम करेगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने थोड़ी सी जगह से फोर्स लगाई है। देखिए आगे हम इसमें थोड़े से पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको समझते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक पर दाब का प्रभाव और कथनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई सब्सटेंस पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है, जैसे बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगती है तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी जो होता है वो 100 डिग्री पर भाप बनने लगता है, वेपर बनने लगता है, तो वही क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर वो भाप बनने लगे, जिस तापमान पर कोई द्रव भाप बनने लगे वही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जिस तापमान पर कोई सब्सटेंस पिघलने लगे वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो कैसे ये प्रेशर के साथ डिपेंड करते हैं, आइए उसको समझें। देखिए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ जाता है, द सब्सटेंस हुज वॉल्यूम इंक्रीज ऑन हीटिंग, जिनको हीट करने पर जिनकी जगह वॉल्यूम जो है, वो जो जगह घेरते हैं वो वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, जैसे मोम है, घी है, उनको हम गर्म करते हैं तो वो जगह घेर लेते हैं, ज़्यादा वो फैल जाते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है, जो जगह घेरना है, वो बढ़ जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हीट करने पर उनका आयतन बढ़ जाता है, तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। पहले अगर जैसे
कोई सब्सटेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा था, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, सपोज 5 डिग्री हो जाएगा। तो जो सब्सटेंस अभी 0 डिग्री पर मेल्ट हो रहा था, वही सब्सटेंस प्रेशर को बढ़ाने से कितनी डिग्री पर मेल्ट होगा, सपोज 5 डिग्री पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, वो सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम बढ़ता है गर्म करने पर, जैसे मोम और घी, तो उनका अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो वो सब्सटेंसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो आपका गलनांक है, जो 0 डिग्री सपोज अगर उनका होगा तो वो बढ़कर 5 डिग्री हो जाएगा। पहले अगर वो सब्सटेंस 0 डिग्री पर पिघलना शुरू करेगा तो अब वो सब्सटेंस 5 डिग्री पर पिघलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, जिनका आयतन बढ़ता है उनको हीट करने पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का वॉल्यूम घटता है, जैसे बर्फ़ हो गई है ना, बर्फ़ का जो आयतन है वो घट जाता है, बिस्मिथ हो गया, ढलवा लोहा हो गया, इन सब का जो आयतन है, वॉल्यूम है, गर्म करने पर वो घटता है। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनका वॉल्यूम कम होता है, घटता है, प्रेशर बढ़ाने पर उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है। जैसे अगर बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, लेकिन मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने पर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ये सपोज़ -5 डिग्री हो जाएगा। तो जो बर्फ़ पहले 0 डिग्री पर पिघलना शुरू कर रही थी, अब वो -5 डिग्री पर ही पिघलना शुरू कर देगी, वो जल्दी पिघल जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर और वो और लेट से पिघलेगी, क्योंकि टेम्परेचर और -5 में चला गया। तो याद रखेंगे, गलनांक जो है वो कम हो गया, पहले जो 0 डिग्री पर हो रहा था अब वो -5 पर होगा, कम हो गया और ज़्यादा। तो ये बात याद रखनी है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा देती हूँ, जिन सब्सटेंस का वॉल्यूम घटता है तो उनका जो गलनांक है वो भी कम हो जाएगा। पहले बर्फ़ 0 डिग्री पर पिघल रही थी, अब ये 0 डिग्री पर नहीं पिघलेगी, अब ये -5 डिग्री पर पिघलेगी, मेल्टिंग पॉइंट जो है और भी ज़्यादा घट गया। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसका आप स्नैपशॉट खींच लेंगे या फिर अपने नोट्स में लिख लेंगे इस बात को। बॉइलिंग पॉइंट के लिए सिंपल है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो सिंपल सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यही बात यहाँ पर लिखी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑल फ्लूइड इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक है वो सीधा सा बढ़ता है, इतनी ही बात आपको याद रखनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पानी जो है उसका क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेरा क्वथनांक है, वो भी बढ़ जाएगा। जो पानी पहले 100 डिग्री पर बॉयल होना शुरू कर रहा था, अब वो पानी प्रेशर बढ़ाने पर 125 डिग्री पर बॉयल करेगा। तो याद रखिए, प्रेशर बढ़ाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो बढ़ता है, और मेल्टिंग पॉइंट के साथ अलग अलग केस होता है। अगर एरिया मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा और वहाँ पर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, जो आपका गलनांक है वो भी बढ़ेगा। लेकिन जिन सब्सटेंस का वॉल्यूम कम होता है और वहाँ पर अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो उनका जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हम इसमें देखेंगे कि बुआंट फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, जिसे हम अपथ्रस्ट या उत्क्षेप भी बोलते हैं। देखिए सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसमें पानी भरा था, है ना, और इसमें कोई वस्तु डुबोई जाती है, तो वो वस्तु क्या होती है, कभी कभी तैरने लगती है, उसके भार में कमी आ जाती है, उसके जो वेट है वो कम हो जाता है। वो वेट क्यों कम होता है, क्योंकि नीचे की ओर से पानी में, नीचे की तरफ से पानी द्वारा एक फोर्स लगाई जाती है, और वही फोर्स आपकी बुआंट फोर्स होती है, अपथ्रस्ट फोर्स होती है। जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है, और भार में ये जो कमी आती है, द्रव द्वारा वस्तु के ऊपर जो है उस पर एक फोर्स लगाई जाती है, उसकी वजह से ऐसा होता है, और वही फोर्स बुआंट फोर्स होती है। सिंपल पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला गया, नीचे की तरफ से, पानी की तरफ से जब एक फोर्स लगाई जाती है उसको रोकने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को, वही फोर्स आपकी बुआंट फोर्स होती है। और ये फोर्स उतनी ही होगी जितना आपका पानी ऑब्जेक्ट द्वारा हटाया गया होगा। सपोज ये ऑब्जेक्ट 8 केजी का था, और जब ये पानी में डुबोया गया तो ये 5 केजी का हो गया, तो भार कम हो गया, तो इसमें नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगी, तो वो फोर्स उतनी ही लगी जितना पानी उसने हटाया होगा, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट ने, जैसे हमने इस पानी में डुबोया तो कुछ पानी निकल गया यहाँ से, देखिए है ना, इस कंटेनर में आ गया, इस पानी का वेट जो कंटेनर में निकल कर आया, जितना पानी इस ऑब्जेक्ट ने हटाया,
और जितना वेट कम हुआ वो बराबर ही होता है, क्योंकि नीचे से उतनी ही फोर्स लगेगी जितना पानी वो ऑब्जेक्ट हटाएगा। और इस वस्तु ने जितना पानी हटाया, सपोज ये कुछ 3 kg का पानी हटाया, तो इस वस्तु का जो भार भी कम होगा वो भी 3 kg का होगा, क्योंकि जो नीचे से फोर्स लगी वो भी उतनी ही लगी जितना इस वस्तु ने पानी को हटाया। और यही जो नीचे से फोर्स लग रही है वही आपकी बुआंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, या हम इसको उच्छेद भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और यही इसी सिद्धांत पर हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? आर्किमिडीज के अनुसार अगर कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार पर निर्भर करती है। जो अभी मैंने पीछे समझाया बिल्कुल वही बात है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली या कंप्लीटली इमर्ज्ड इन फ्लूइड, तो जो वेट में कमी आएगी, जो वेट डिक्रीज होगा, द रिडक्शन ऑफ वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने अभी बताया, जितना पानी इसने हटाया होगा, इस ऑब्जेक्ट ने, जो ये ऑब्जेक्ट डाला गया, बॉक्स डाला गया और जितना पानी इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हटाया गया, और उसका भार और जितना भार इस ऑब्जेक्ट का कम होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि जितना पानी उसने हटाया, जब ये ऑब्जेक्ट इस पानी में डाला गया और इतना पानी इसने सपोज हटाया, तो इतनी ही जगह से नीचे के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। तो याद रखिए यही आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। जैसे देखिए ये वस्तु तैर रही है, क्यों तैर पा रही है? क्योंकि नीचे जो बुआंट फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है और ऊपर से जो फोर्स है वो कम है, ठीक है। इसने पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करा क्योंकि ये लेटी हुई है। देखिए ये बॉटल इस तरह से गिराई गई, अब जब ये बॉटल इस तरह से गिराई गई तो उसने इतनी जगह का पानी हटाया, तो ज़्यादा पानी हटाया। ज़्यादा पानी हटाने से क्या हुआ, नीचे से ज़्यादा फोर्स लगी, 10 पाउंड की आपकी जो फोर्स है वो लगी, जिसकी वजह से जब ज़्यादा फोर्स नीचे से लगी और ऊपर इसका भार जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ऊपर है वस्तु तैरती रहेगी। लेकिन अभी मैंने क्या करा, इसको लेटा कर नहीं, सीधा कर दिया। सीधा करने से क्या होगा इसका, और इसमें साथ में कुछ कंकड़ भी भर दिए, ठीक है। अब तभी तो ये सीधी रहेगी। और उसके बाद जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये जो पानी को हटाएगी, है ना, अब जगह कम हो गई तो ये कम पानी को हटा पाएगी। और जब कभी ये कम पानी को हटाएगी ये बॉटल, तो यहाँ से जो नीचे से फोर्स लगेगी वो भी कम होगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर अब जो है ऊपर का भार ज़्यादा होने लगा और नीचे का भार कम होने लगा, जिसकी वजह से ये जो बॉटल है वो पार्शली इसमें डूबी हुई है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पानी जो ये बॉटल हटाएगी वो बहुत कम पानी हटा पाएगी, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स जो है वो लग नहीं पाएगी, तो नीचे वाली फोर्स तो कम हो जाएगी और ऊपर वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और वस्तु पानी में डूब जाएगी। तो इस तरह की कंडीशन पे ही आपका जो जहाज होता है पानी में वो काम करता है। पानी में जहाज क्यों तैरता रहता है? क्योंकि वो जितना पानी हटाता है वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हटाता है, जिसकी वजह से नीचे से ज़्यादा फोर्स लगता है और जो जहाज है वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन जो कील होती है वो पानी में डालते ही डूब जाती है। क्यों? क्योंकि वो कील जो होती है, जो पानी हटाना होता है, वो उतना पानी नहीं हटा पाती जितना उसको रोकने के लिए चाहिए था। जैसे यहाँ पर इस वस्तु को रोकने के लिए नीचे से ज़्यादा फोर्स लग रही थी, उसी की वजह से ये तैर पा रही थी। लेकिन जब वस्तु के भार से, ये तब तक होगा जब वो फोर्स वस्तु के भार से ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ वस्तु का भार तो 1 पाउंड था, लेकिन जो नीचे से फोर्स लग रहा है उसने पानी को ज़्यादा हटाया। पानी को ज़्यादा हटाने से नीचे से 10 पाउंड की फोर्स लगी, तो ये वस्तु तैर रही है। अब वस्तु का भार सपोज 9 पाउंड था और नीचे से फोर्स 10 पाउंड की लग रही है, अब भी 1 पाउंड ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से ये पार्शली ऊपर है। लेकिन हुआ क्या, जब ऊपर से फोर्स जो है, वस्तु का जो भार है वो 12 पाउंड का था, लेकिन नीचे जो फोर्स लग रही है वो 10 पाउंड की लग रही है, तो वो तो कम लग रही है ना, वो उसको रोक ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वस्तु नीचे डूब गई। तो इस तरह का ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल होता है। यदि किसी वस्तु का भार, वेट जो है एयर में W1 है और द्रव में डुबाने में उसका भार जो है W2 हो जाता है, जो कमी आएगी वो कितनी होगी, W1 - W2। और ये सिद्धांत भी
आपका किस पर, जो यहाँ से जो हमारा वो निकल कर आया, जो कमी निकल कर आई, वो क्या किस पर डिपेंड करती है, लिक्विड की डेंसिटी पर, वॉल्यूम पर, कितना उसने जगह घेरी है वो, और ग्रेविटेशनल एसिलरेशन पर भी ये डिपेंड करती है। वही चीज़ है ना, डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है, गुरुत्वीय त्वरण एसिलरेशन पर डिपेंड कर रही है, और उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगी। जैसे देखिए यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसके द्वारा पानी ज़्यादा हटाया गया तो वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसकी वजह से नीचे से फोर्स ज़्यादा लग रही है, और यहाँ पर पानी कम हटाया गया जिसकी वजह से नीचे फोर्स कम लग रही है। तो समझ में आया, ये है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। उसके बाद इसमें लास्ट में देखते हैं प्लवन क्या होता है, फ्लोटेशन क्या होता है। देखिए जब ऊपर से जो वस्तु का भार है सपोज 10 kg है, और नीचे से जो फोर्स लग रही है वो भी 10 kg की लग रही है, तो वो कंडीशन होती है आपकी फ्लोटेशन, प्लवन का नियम। तो अगर एग्जाम में आ जाए फ्लोटेशन का नियम क्या होता है, प्लवन का नियम क्या होता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body। कहने का मतलब सपोज अगर ये 10 kg का जैसे डायग्राम में लिखा है, सपोज मैं मान रही हूँ, अभी एग्जाम्पल के लिए ही मैं मान रही हूँ इसको बहुत कम, सपोज मैंने माना इस शिप का, वैसे तो ऐसा होगा नहीं पर हम मान लेते हैं, सपोज इस शिप का वेट 100 kg है, कितना है 100 kg है, और ये पानी में है। तो ये पानी में स्थिर अवस्था में तैरता ये तभी रहेगा जब जो नीचे से पानी, नीचे से फोर्स है वो उतनी ही लगनी चाहिए जितना इस वस्तु का भार है, मतलब 100 kg की। तो इसके द्वारा जो पानी हटाया जाएगा, इस शिप के द्वारा जितनी जगह का पानी हटाया जाएगा, उस जितनी जगह का पानी जो हटाया गया है उसका भार, उसका वेट भी 100 kg ही होना चाहिए। यही आपका फ्लोटेशन का नियम है। अ बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड, एक बॉडी जो है पानी में वो फ्लोट तभी करेगी इफ़ द वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जितना ये देखिए इमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पानी में अंदर इमर्ज्ड है बॉडीज़ की, उसके द्वारा जितना पानी हटाया जा रहा है उसका वेट, सपोज इसने इतना ही पार्ट जो है, जैसे आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे इसका कुछ पार्ट पानी में डूबा हुआ है, तो जो पार्ट पानी में डूबा हुआ है और उसके द्वारा जो पानी हटाया जा रहा है तो वो भी 100 kg ही होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका शिप का भार है। और यही आपका प्लवन का नियम होता है। ठोस का गुरुत्वीय केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्वीय केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए, मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर इक्वल पॉइंट पे आने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए ऊपर नीचे का। यही चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। बोथ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड है ना एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिमूव्ड फ्लूइड मस्ट बी इन द सेम वर्टिकल लाइन, बिल्कुल सेम पॉइंट पर दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने चाहिए, तभी ये प्लवन का नियम वहाँ पर कार्य करेगा। तो मुझे लगता है ये आपको सारा समझ में आ गया होगा क्या आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है ना, और क्या आपका बुआंट फोर्स होती है, जो नीचे से फोर्स लगती है जितना पानी हटता है वही आपकी बुआंट फोर्स है। इफेक्ट क्या होता है, उसके अलावा पास्कल का नियम क्या कहता है कि सभी जगह बल जो है वो बराबर होगा, चाहे आपने फोर्स थोड़ी सी जगह में लगाया है, ठीक है। और हमने द्रवों में दाब होता है, प्रेशर होता है लिक्विड में, वो कैसे आपका डेंसिटी पर, कैसे आपका हाइट पर वो डिपेंड करता है, वो हमने अच्छे से समझा। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक था। मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज़ ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।